नमस्कार। लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र की चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज लोकसभा टीवी की टीम आ चुकी है ब्रज नगरी मथुरा में। वैसे तो मथुरा अपने आप में एक अलग पहचान रखता है विश्व पर्यटन के लिए, लेकिन मथुरा की कई और पहचान भी हैं। आज मैं मथुरा के कुछ संभ्रांत लोगों से बात करूंगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बजट को लेके। यहाँ के लोग बजट को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है और क्या अपेक्षाएं हैं। कुछ शिक्षाविद हमारे साथ हैं जो कि मथुरा से जुड़े हुए कई संबंधों पर अपनी समय समय पर बात रखते आए हैं, इस चौपाल में मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात बजट को लेके यहाँ के शिक्षाविदों की क्या अपेक्षाएं हैं, चर्चा करते हैं। एक फरवरी को निर्मला जी का बजट आ रहा है। मथुरा में हम लोग आ चुके हैं और चौपाल सज चुकी है। हमारे साथ शिक्षा से जुड़े हुए काफ़ी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी हैं जो प्राचार्य हैं बीएसए कॉलेज के। साल निर्मला जी का जो बजट आ रहा है, कोरोना के बाद एक महत्वपूर्ण बजट माना जा सकता है। किस तरह की अपेक्षाएं इस बजट में आप देख रहे हैं? ये जो बजट आ रहा है, इसमें जो वित्त मंत्री महोदय हैं, निश्चित रूप से उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे और वो उसमें सबके बीच में एक तारतम्य बिठा करके और उस बजट को बनाएंगी। उनके साथ जो सहयोगी लगे हुए हैं वो भी अपना मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोग जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं, वो पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी कहेंगे कि शिक्षा के बारे में कोई भी सरकार हो, प्रायः सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना शिक्षा के लिए दिया जाना चाहिए था। शिक्षा के लिए बहुत पहले से जब कोठारी आयोग बना था तो प्रोफेसर DS कोठारी ने ये कहा था कि जो पूरी सकल राष्ट्रीय आय है उसका 6% शिक्षा के ऊपर सरकार को खर्च करना चाहिए। कायदे से तो शिक्षा सरकार की उत्तरदायित्व में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी वो समाज की जिम्मेदारी थी। जब से ये अंग्रेज़ों का शासन आया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हुई, तब से सरकार का उसमें दखल आ गया और समाज उससे दूर हो गया। पुराने जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, पुराने जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वो समाज के लोगों ने ही बनाए, समाज के लोग ही चला रहे थे। पूरी शिक्षा व्यवस्था गांव से लेकर के और बड़े बड़े लोग जो भी थे, दानदाता, उनके द्वारा चल रही थी। सरकार का जब हस्तक्षेप बढ़ा तो उसमें सरकार सामने आ गई और शिक्षा का जो व्यय है वो भी सरकार के हिस्से में आ गया। सरकारें सारे चीज़ों के लिए प्रावधान करती हैं, शिक्षा का नंबर सबके बाद आता है और जब जो कुछ बचता है उसको कहते हैं कि ये शिक्षा के लिए कर दिया और आंकड़े बता करके कह देते हैं कि पिछले बजट की तुलना में इतने 100 करोड़ रुपया ज़्यादा हमने शिक्षा को दे दिए। देश की आबादी बढ़ रही है, शिक्षा का जो विस्तार है वो गांव-गांव तक हो गया है, गांव-गांव तक उच्च शिक्षा संस्थान खुल गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो जो जितनी बढ़ोतरी होती है बजट में, वो ऊँट के मुंह में जीरे से अधिक नहीं होती है। तो सरकार को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि 100-200 करोड़ बढ़ा करके शिक्षा का कोई उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम देश की शिक्षा को दूसरे देशों की, जिनसे हम प्रायः उससे तुलना किया करते हैं, उसके बराबर लाना चाहते हैं तो शिक्षा पर अधिक निवेश करना पड़ेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में आज शिक्षा को छोड़ दिया गया है, वहाँ पर शिक्षा की दुर्गति हो रही है। अगर सरकार ने अपने हाथ में लिया है तो सरकार को अपने स्तर से ही शिक्षा के बारे में अधिक निवेश करके और शिक्षा के स्तर को सुधारना पड़ेगा। शिक्षा में जो नया बजट आ रहा है, ठीक है, कोरोना से वो प्रभावित होगा, अवश्य प्रभावित होगा। तो मैं ये नहीं कहता कि इसी वर्ष में वो 6% सकल आय का 6% शिक्षा के लिए कर दें, किंतु जो पिछली वर्ष हुआ है उससे कम 1 से लेकर के 1.5% सकल जो हमारी आय है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और धीरे धीरे उसको 6% तक पहुंचाना चाहिए। कि जो प्राइवेट संस्थान हैं उनका स्तर किसी भी प्रकार से जो सरकारी संस्थान है उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर वो उतने योग्य शिक्षक रखते नहीं हैं, उन शिक्षकों को उतना भुगतान नहीं करते हैं, विद्यार्थियों से अनाप शनाप फीस लेते हैं। मेरे कुछ मित्र कहा करते थे कि इन लोगों ने कोई चैरिटी के लिए थोड़ी संस्थान खोले, इन्होंने तो शिक्षा को भी व्यवसाय बना दिया है।
तो ये जो शिक्षा का व्यवसाय बन रहा है, इस पर समाज को पूरे को सोचना पड़ेगा। और जब तक ये व्यवसायीकरण शिक्षा का ख़त्म नहीं होगा और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के हिसाब से शिक्षा में जब तक कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा का कल्याण होने वाला नहीं है। कुल मिला के शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि सरकार को बजट के एलोकेशन पे सोचना चाहिए। आपकी किस तरह की अपेक्षाएं, किस तरह से और नीतियों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता समझती हैं? देखिए, आज जो शिक्षा की हालत है, सिर्फ हम डिग्रियां बांट रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पिछली जितनी भी सरकारें रही, मैं किसी सरकार का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, पर जितनी भी सरकारें रही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को डाइल्यूट किया है। डिग्री पे और सर्टिफिकेट पे ध्यान ना होकर ये ज़रूर जाना जाना चाहिए कि किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, बच्चे को कितना ज्ञान दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है, चाहे वो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी हो या बजट हो। और साथ ही साथ उनको स्किल्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जब डिग्री लेके निकलता है तो वो रोज़गार के लिए दर दर भटकता है, उसको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। माँ बाप अपना सारी ज़िंदगी की पूंजी लगा के भी बच्चे को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी उसका भविष्य सुनिश्चित नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, चाहे सरकार देखे, शिक्षा मंत्री देखें, जो देखे, पर ये ज़रूर एश्योर करें कि आज का छात्र हमारा कल का देश का भाग्य है और हमारे शिक्षकगण जो है भाग्य निर्माता है। तो शिक्षकों पे भी कोई बात नहीं करता। मैं इस प्रश्न को ज़रूर उठाऊंगी। मैं वीरेंद्र मिश्रा जी से सहमत हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में हमारी सरकार ने शिक्षा को बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर निभा रहा है। वो अच्छी बात है, चलिए योगदान है, पर सरकारी संस्थाएं वो गुणवत्ता नहीं दे पा रही। सब कुछ उनके पास है, पर प्राइवेट सेक्टर शोषण कर रहा है। बच्चे को एक सस्ती शिक्षा, एक आम आदमी, एवरेज आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाए और अच्छी शिक्षा दिला पाए, इस चीज़ को सुनिश्चित सरकार ज़रूर करे, चाहे जैसे भी करे। धन्यवाद। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है, ये डॉक्टर मीनू गुप्ता ने कहा। और उनका कहना है कि शिक्षा के लिए जिस तरह की सोच, और शिक्षकों के लिए खासकर जिस तरह की सोच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से इनकी अपेक्षा है। डॉक्टर बबीता अग्रवाल जी, जो कि आप प्राचार्य हैं बीएसए कॉलेज में, शिक्षक के साथ आप विद्यार्थियों का निर्माण करती आई हैं, एक आमचूल परिवर्तन की बात करती आई हैं। इस बजट में विद्यार्थी और शिक्षा जगत से जुड़े हुए किन चीज़ों को आप देख रही हैं? डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है प्राइमरी एजुकेशन से, तो हमारी सरकार को प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इतने प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे कि बच्चों की फाउंडेशन अच्छी हो और फिर वो बच्चा अपने अंदर इस तरह की स्किल डेवलप कर पाए कि वो जब तक बड़ा होता है, ग्रेजुएट करने वाला होता है, कि वो आत्मनिर्भर हो सके। इस तरह की शिक्षा प्रणाली पर सरकार को बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता है। साथ में ही हेल्थ के ऊपर भी सरकार को बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तभी हम समाज में अच्छा एक यूथ है उसको हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। डॉक्टर के कनौडिया वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, काफ़ी सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं। एक शिक्षाविद होने के नाते किस तरह की अपेक्षाएं आप देख रहे हैं? और आत्मनिर्भर भारत की बात करूं, आज सरकार न सिर्फ आत्मनिर्भर करने के लिए बल्कि स्किल इंडिया भी चला रही है। उसमें भी कुछ ऐसा देखते हैं कि कुछ और बजट का अलॉटमेंट हो और ऐसे केंद्र खोले जाएं जो विद्यार्थी पढ़ के आए उनको रोजगार मिले। उस पर आपका क्या राय है? क्योंकि बजट की बात है, इसलिए मैं स्पेसिफिक इकोनॉमिक टर्म्स में ही बात करूंगा, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स की और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स की। लोकली मथुरा के अंदर जो बहुत बड़ी समस्या है वो खारे पानी की समस्या है। तो मथुरा का बाशिंदा होने के नाते मेरी अपेक्षा है महोदया से कि अच्छा मीठा पानी ये यहाँ की जनता को मिले, इसके लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेशन किया जाए। दूसरी बात, जो अभी जीडीपी की कही या शिक्षा के अंदर 6% राष्ट्रीय सकल उत्पाद का निवेश हो, उसके साथ साथ अभी जो आपने स्किल डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, तो अटल लैब के नाम से एक सेकेंडरी लेवल के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है। साथ में ही सर्विस सेक्टर के एक दो स्पेसिफिक सुझाव देना चाहूँगा। जैसे ईपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है लगातार घटता हुआ, इस समय 7.1 चल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म जो जमा राशियां हैं उनके ऊपर कुछ ब्याज वृद्धि की जाए। उसके अलावा एक
इंटरनेशनल लेवल की भी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2028 तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग स्थापित होने वाले हैं, तो उन लॉन्ग टर्म्स गोल्स को भी देखते हुए कुछ इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं, जो एक्सपेंडिचर लेवल है गवर्नमेंट लेवल पर उसको कम किया जाए। एक अंतिम बात कहकर कि इसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है, वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था और डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने एक पूरी एक मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश की थी। बात की सरकारों ने कुछ कारणवश उनको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ऐसे जो पब्लिक स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक स्टेट यूनिट्स हैं, जो वाइट एलिफेंट हो गए हैं, जो हम लोग बहुत मेहनत से उपार्जित कर राशि देते हैं, वो सब वहाँ वेस्ट जाती है। तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अभी अरविंद पनगड़िया का एक बड़ा अच्छा लेख 4 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। तो उन्होंने क्या चार रिक्वायरमेंट फाइनेंस मिनिस्टर से हो सकती हैं, तो उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया है। डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेटर और स्पिरिट के साथ आगे के लिए फंड उपार्जित करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म गोल फॉर द डिकेड्स, ऐसा कुछ माननीय महोदया करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। डॉक्टर के कनौडिया जी का साफ साफ कहना है कि लॉन्ग टर्म गोल को लेके भी बजट एलोकेशन हो। और डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी हैं, चूँकि आप भी शिक्षाविद हैं, लेकिन मैं उस शिक्षा से हटके थोड़ा सा एक मूल पे आता हूँ कि मथुरा की एक पहचान एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी है, लेकिन वो पहचान आज भी विश्व पटल पर नहीं हो पा रही है। किस तरह से सोचते हैं, क्या इस बार के पिटारे में ऐसा हो, कितना बजट हो, कौन सा सेक्टर ऐसा छूता है जिस पे अभी काम करने की जरूरत है, कम से कम मथुरा को विश्व पटल पर इस्टेब्लिश करने के लिए? देखिए, इंटरनल जो टूरिज़्म है मथुरा में वो बहुत ज़्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा में करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा इंटरनल टूरिस्ट हर साल आता है, जिसमें से लगभग 1 से 1.5 करोड़ सिर्फ 5 दिनों में अंदर गोवर्धन गिरिराज जी परिक्रमा के लिए आते हैं। तो बहुत बड़ा सेक्टर है मथुरा में जिसकी डिमांडिंग है, और इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। टूरिज़्म मंत्रालय की तरफ से या सीधे माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी ये उम्मीद है कि जिस तरीके से वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, उसी तरह से मथुरा में गिरिराज जी तलहटी के विकास के लिए या कृष्ण जन्मभूमि के विकास के लिए कुछ अलग से बजट एलोकेशन हो, जिससे यहाँ जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो आएँ और स्थायी हो, 1-2 दिन यहाँ स्टे करें, आकर के चले ना जाएं, जिससे मथुरा में टूरिज़्म का जो रोज़गार होगा और उससे जो आय होगी, ये मथुरा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं एक और मांग करना चाहता हूँ, चूँकि मथुरा और यमुना एक पर्याय है। कृष्ण के समय की बची हुई चीज़ों में से मथुरा में यमुना है और गिरिराज पर्वत है, तो इनकी जो सुरक्षा है बहुत आवश्यक है। तो मेरी ये वित्त मंत्री जी से उम्मीद है और एक ढंग से मांग भी है कि जिस तरीके से 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा सफाई की राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया था, उसी तरह से यमुना स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत, ये अन्य नदियों की सफाई अभियान से अलग हो, जिससे मथुरा में यमुना को या जहाँ से भी यमुना है पूरी यमुना को साफ किया जा सके। डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, विद्यार्थियों के साथ हमेशा आप खड़े रहे हैं, शिक्षाविद होने के नाते मैंने आपको छात्र आंदोलन में भी देखा है, छात्रों के साथ आपका विशेष लगाव जुड़ाव रहा है। छात्रों के हित में जैसे अभी बात हो रही थी स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की, आपका क्या सजेशन है वित्त मंत्री जी को? भारत एक शिक्षा का केंद्र रहा है हमेशा, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं। मथुरा के संदर्भ में हमें बात यहाँ करनी है। भगवान कृष्ण का एक साहित्य, भगवान कृष्ण के साहित्य से बहुत कुछ जाना जा सकता है। विद्यार्थी उनसे बालकाल हो, युवा काल हो, उनकी प्रौढ़ अवस्था हो, हर काल को युवा उनसे प्रेरणा ले सकता है। तो ऐसा एक संस्थान यहाँ बने जो मथुरा में आता है। स्थायी रूप से पर्यटन के रूप में तो विकास हो ही, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन स्थायी विकास यहाँ के लोग भगवान कृष्ण के जीवन से कुछ सीख कर यहाँ के लोग जाएं और यहाँ स्थायी एक संस्थान खड़ा हो। माननीय वित्त मंत्री से मेरा यही आग्रह निवेदन है।
मथुरा को एक स्थायी पहचान दिलाई जाए और कृष्ण चूंकि यहाँ के आराध्य हैं तो उनको लेके कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट फॉर्म हो और ऐसे बजट में कुछ एलोकेशन हो। आप भी शिक्षा जगत से आते हैं सर, सीधे तौर पे अगर बात करूं तो क्या अपेक्षा है आपकी वित्त मंत्री जी से? जो इनकम टैक्स हम लोग देते हैं 2014 में हमारे लिए एटीसी में 1.5 लाख रुपए रखा गया था कि आप बचत कर सकते हैं। 2014 से लेकर के 20 तक अब ये 2021 का बजट सेशन आने जा रहा है, सत्र आने जा रहा है। 1.5 लाख रुपए जहाँ थी वहीं बनी हुई है। तो हम तो वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि वो कम से कम जब हर चीज़ में ग्रोथ हो रहा है तो बचत को भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बचत बहुत आवश्यक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कुछ रुपए हम बचाएंगे तो मेरा डिमांड ये है कि 1.5 लाख से उसे कम 3 लाख करी जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के और जो स्लैब हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। जैसे 5 लाख तक नहीं, कम से कम 10 लाख तक इनकम टैक्स से फ्री हो, क्योंकि लोगों में खर्च करने की आदत बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। कि कोरोना काल में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है, और इस पलायन को देख के मैं जहाँ तक महसूस किया हूँ, मुझे लगा कि इस बजट में बजट सत्र का अधिकांश जो हिस्सा है वो अब ग्रामीण विकास की तरफ होना चाहिए। अगर गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, छोटे शहरों का विकास हो, छोटे कस्बों का विकास हो, अगर छोटे शहरों में भी ई रिक्शा और ट्रालियाँ चलने लगें और वहाँ स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, सड़क बन जाए, तो हमको लगता है कि ये पलायन रुकेगा। और ये पलायन रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो रोज़गार भी बढ़ेंगे, और इस तरह की दशा देखने को फिर भविष्य में हमको नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी के ग्राम गणराज्य की एक परिकल्पना रही है कि गांव-गांव तक विकास की जो बयार हो पहुंचे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वही सपना है कि हर गांव तक विकास की बयार पहुंचे। डॉक्टर हरिबाबू शर्मा शिक्षाविद हैं, किस तरह से देख रहे हैं वर्तमान स्थिति को और क्या अपेक्षा करते हैं आप? आज एक डॉक्टर एमडी और एमएस करता है प्राइवेट कॉलेज से, तो उसकी रेट 1 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ तक जाती है। जब वो प्रैक्टिस करने आएगा तो क्या वो गरीब जनता के साथ जस्टिस करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसका मेरा सजेशन ये है कि जितनी पीजी क्लासेस और जो प्राइवेट सेक्टर से करा रहे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो इन पीजीज़ को यहाँ से बंद किया जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी सीट बढ़ा करके कम फीस पर उन बच्चों को एजुकेशन दी जाए, जिससे कि वो जनता का शोषण आ करके न करें। अभी ये एक कोरोना आया, कल हम नहीं कह सकते कौन सी आपदा आ सकती है हमारे ऊपर। हर कंट्री में बाहर के देशों को देखिए, कोई कौन सा वेपन बना रहा है, कोई कैसा वेपन बना रहा है। अब ये न्यूक्लियर वेपन का युग नहीं रहेगा, ये बायो वेपन का युग आ रहा है। अगर बायो वेपन यूज होते हैं तो हमारी क्या तैयारी है, इसको मान्यता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इन हॉस्पिटल्स को इवन अप टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई, बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले गए। अब वो बेचारे बुजुर्ग, मैं वृंदावन में देखता हूँ हर सोसाइटी में बुजुर्ग रह रहे हैं जिनके पास में कोई बच्चा, कोई साधन नहीं है। तो केरल की तरह से कहाँ चल रहे हैं, इस तरह के कुछ वृद्धाश्रम ऐसे होने चाहिए जो मेडिकल फैसिलिटीज से वेल इक्विप्ड हों। पेंशनर्स का जहाँ तक सवाल है, पेंशन मिलती है और उस पर पूरा टैक्स देना पड़ता है एक पेंशनर को, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। जैसे सीनियर सिटीजन बीमार है, उसकी मेडिसिन आ रही हैं, 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की महीने की मेडिसिन ले रहा है वो, तो एक साल में जितनी मेडिसिन आती है उस मेडिसिन के बजट को आप टैक्स से रिबेट कर दीजिए, जो टैक्स बन रहा है उसमें से काट दीजिए, कैसे भी तो उसका गुजारा चले। ये हो क्या रहा है, सैलरी उससे पेंशन से आप टैक्स ले लीजिए, दवाई लेने जा रहा है उस पर जीएसटी लगा के 18% दे दी उसने, डॉक्टर के पास जा रहा है उसने अपना टैक्स, कहाँ तक टैक्स लोगे भैया? इस पर विचार करना चाहिए इन लोगों के साथ। टैक्सेशन पे भी सरकार को विचार करना चाहिए, ये बात डॉक्टर हरिबाबू शर्मा जी ने कही है। और आप भी शिक्षाविद हैं सर, किस तरह के सुझाव या किस तरह की अपेक्षाएं इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आप कर रहे हैं? 2 टैक्स कैलकुलेशन मेथड्स की जगह एक टैक्स कैलकुलेशन मेथड हो
जिससे कि आम जनता में भी, वकीलों में भी, टैक्स कैलकुलेटर्स में भी किसी तरीके की कोई भ्रांति ना हो। हम लोग यही सोचते रहेंगे कि भाई हम कौन सा अपनाएं, कौन सा ना अपनाएं, किससे हमें फ़ायदा होगा, किससे नहीं होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से कोई ना कोई छूट मिलेगी, जैसे ट्रेन में छूट मिलेगी, एयरपोर्ट में छूट मिलेगी, होटल्स में छूट मिलेगी, मेडिकल इक्विपमेंट में छूट मिलेगी। तो हो सकता है कि ये आम व्यक्ति को भी, जो अभी तक टैक्स ना दे रहा हो, उसे टैक्स देने के लिए प्रेरित करे। बहुत अच्छा सुझाव है। टैक्सेशन में भी बदलाव करना, स्लैब में भी बदलाव करने पे विचार करना चाहिए और हो सकता है वित्त मंत्री जी का जब पिटारा 1 फरवरी को खुलेगा तो कुछ नई चीज़ें, अपेक्षित चीज़ें दिखाई देंगी। आप किस तरह की उम्मीदें रखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में भी जो रेवेन्यू मिलना चाहिए केंद्रीय सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, वो अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा है। इसी कारण से जो शिक्षा का लेवल हम अपने देश के अंदर होना चाहिए, उस तक की अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो सरकार को शिक्षा के लिए अधिक से अधिक रेवेन्यू का आवंटन करना चाहिए, जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़े और विद्यार्थियों को भी बहुत प्रकार की सुविधाएं गरीब बच्चों को देनी चाहिए। खास तौर से गर्ल स्टूडेंट को, बच्चियों को, गरीब बच्चियों को जो है विशेष टैक्सेशन के अलावा छात्रवृत्तियां मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से कर सकें। तो आपकी क्या मांग है वित्त मंत्री निर्मला जी से? जी, सबसे पहले तो मैं आपका लोकसभा टीवी चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से हम अपनी ब्रज की समस्याएं हम सब तक पहुंचाने के एक प्रयास है। जो अभी नया बजट आने वाला है, मैं उसमें हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो ब्रज की बालिकाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उसे बहुत जगहों पर ऐसा हो जाता है कि उसे शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास सरकारी कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। जो प्राइवेट कॉलेज है वो इतने महंगे हैं कि वो उनकी पहुंच से बाहर है। तो मेरी पहली मांग वित्त मंत्री जी से यही है, जैसे राम मंदिर की वजह से अयोध्या का एक बिल्कुल उद्धार होने जा रहा है, उसे वीवीआईपी सिटी का दर्जा भी मिला है, ऐसे ही मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो हम मांग करेंगे कि हमारे ब्रज को भी वीआईपी का सिटी का दर्जा मिले और यहाँ पे जितना भी तीर्थयात्री आता है उनके रहने की, खाने की सुविधा हो और पर्यटन से रिलेटेड जो बजट है उसमें हमारे ब्रज को एक विशेष स्थान दिया जाए। फुटकर और मध्यम व्यापारी से 40% राजस्व मिलता है। यदि आप फुटकर और मध्यम व्यापारी को नियमों के तहत बांध के सही बना के चलेंगे तो निश्चित है ये देश निश्चित तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। जितनी भी स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, चूँकि वो गरीब तबके के व्यापारी से सीधे जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो महिलाओं समूह लोन के माध्यम से महिलाओं से भी जुड़ी रहती हैं, अन्य छोटे व्यापारियों से भी जुड़ी रहती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बूस्टअप किया जाए और उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, ताकि वो भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोन इस वर्ग को, छोटे वर्ग को प्रोवाइड कर सकें। अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें बालगृहों में रखा जाता है, लेकिन 18 साल के बाद उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मेरी सरकार से मांग है कि उनके लिए रोज़गार परक शिक्षा हो। इसके साथ साथ वो जहाँ बालगृह में रहने के साथ उन्हें ऐसा बनाया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यहाँ पहले मूर्तियाँ बनती थी मिट्टी की और जो गत्ते वगैरह की, उनको साधन नहीं मिला और चाइना में बनने लग गई मूर्तियाँ, उससे यहाँ वो व्यवसाय ख़त्म हो गया। अगर सरकार हमें उन कारीगरों को नए नए उपकरण दे करके, उनके जो रॉ मटेरियल है उनको दे करके और इसको बढ़ावा दिया जाए तो कई लोगों को इसमें रोज़गार मिल सकता है। पिछले दशक तक हमने देखा कि हमारे बजट का जो लक्ष्य होता था वो बिजली, पानी, सड़क, इसके अराउंड रिवॉल्व करता था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो जब तक सोशल चेंज नहीं आएगा, जब तक कोई भी देश उन्नत नहीं हो सकता। जैसे कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में आया कि हंगर जो है वो कम हुआ है बट एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, यानी कि परसेंटेज कम हुआ है बट एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है। तो सबसे पहले जो भुखमरी है उसके लिए
मुझे निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध है कि उसके लिए एक एलोकेशन दिया जाए। बजट से यही उम्मीद है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें भी ग्राम पंचायत को पावर डिवॉल्व की जाए और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएं, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, जरूरी नहीं कि वो गांव से जिला अस्पताल ही दवा लेने आए, वो सुविधा उसको हमें वहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जब तक अब जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, आज हम 131 पोजीशन पे स्टैंड करते हैं आउट ऑफ 189। तो ये हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131 पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हमें वहाँ परिवर्तन लाना पड़ेगा, और जब तक सोशल चेंज नहीं आएगा हमारा देश महान नहीं बन सकता। इस सरकार के पास हेल्थ का बजट है, लेकिन उस बजट को वो सरकार अपने तरीके से सरकारी संस्थाओं में शामिल करना नहीं चाहती। उसने प्राइवेट को पैनल में दे दिया है। जो बेसिक बात है वो आप समझ लीजिएगा। पैनल वाले जब तक 5 लाख का पैनल पूरा नहीं हो जाता मरीज को बाहर नहीं करते, यानी कि वो सरकार को भी लूट रहे हैं और जनता की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस पर चेक लगना चाहिए और सरकारी हेल्थ व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मथुरा कृष्ण कन्हैया की नगरी है, जहाँ कृष्ण जैसे कलाकार पैदा हुए हैं। अभी हमारे योगी जी ने 2 घोषणाएं की हैं, एक तो जेवर में फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, दूसरा भारतीय नाट्य अकादमी मथुरा में स्थापित करने के लिए भी। तो हमारे कलाकार बहुत उत्सुक हैं कि हम लोगों को यदि बजट में सहयोग हमारे कलाकारों को मिलेगा तो यहाँ सबसे पास में पड़ेगा जेवर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सहयोग मथुरा से हमारे कलाकार दे सकेंगे। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि कम से कम मथुरा में ब्रज अकादमी की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि हमारे कलाकार साथी जो पुराने लोग हैं वो भी इस चीज़ को नए कलाकारों को अवगत करा सकें, जानकारी से दे सकते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ कि बजट जो है कलाकारों के लिए जरूर उपलब्ध कराया जाए। यहाँ ब्रज की जो लोक कलाएं हैं वो इतनी संपन्न हैं, इतनी पुरानी हैं, इतनी ऐतिहासिक हैं कि उन कलाओं को जीवित और जागृत रखने के लिए भी यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में इस बजट के साथ वो यहाँ ब्रज की अकादमी की और ब्रज की लोक कलाओं की अकादमी की स्थापना की घोषणा करे, और ये ब्रजवासियों की बहुत पुरानी मांग है, इसको पूरा करे। कोरोना महामारी के बाद का जो बजट है खासा अहम होने वाला है और कई अहम उनकी मांगे, कई ऐसी उम्मीदें जो वो चाह रहे हैं कि 1 फरवरी को निर्मला जी के बजट से वो निकलें। लोकसभा टीवी की खास कार्यक्रम लोकतंत्र की चौपाल में आज इतना ही। आज हमने जाना मथुरा के लोगों से कि वो वित्त मंत्री के पिटारे से क्या उम्मीदें रखते हैं। अगली बार कहीं और जाकर मन टटोलेंगे वहाँ के लोगों का और जानेंगे कि उनकी इस बार के बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं। तो मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।